हेलो एंड वेलकम टू मेंस में आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या पर। जानेंगे इसके पीछे की वजहें और कोशिश करेंगे कि आपको सॉल्यूशंस बता सके। सॉल्यूशंस बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर अनुरोध पचौरी। डॉक्टर अनुरोध, वेलकम टू मेंस। थैंक्स। वेल, बिफोर वी स्टार्ट, कैन वी प्ले द स्पेशल रिपोर्ट प्लीज? ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमजोर हो जाना एक ऐसी बीमारी जिसमें हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि छोटी सी चोट से भी फ्रैक्चर हो सकता है। रिसर्च के मुताबिक इस बीमारी के शुरुआती दौर में कमर दर्द, घुटने में दर्द, कलाइयों में दर्द और हाइट लॉस जैसी शिकायतें आम हो जाती हैं। जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है, इससे जुड़ी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं और अगर ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा बढ़ जाए तो कमर पूरी तरह झुक जाती है। ऐसे में जरूरत है कि इस बीमारी को वक्त रहते पहचान कर इसका इलाज शुरू कर दिया जाए। एक्सपर्ट्स की माने तो शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी ऑस्टियोपोरोसिस की अहम वजह है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर शुरू से ही हेल्दी डाइट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए तो इस बीमारी को काफी हद तक टाला जा सकता है। डॉक्टर अनुरोध, ऑस्टियोपोरोसिस की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि अभी हमने देखा कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाती है शरीर में, जिस वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। क्या सिर्फ इसी को वजह मान सकते हैं हम? नहीं, देखिएगा, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है, ऑस्टियो मीन्स बोन्स, पोरोसिस मतलब पोरस होना जी। पोरस मीन्स खोखला सा हो जाना। राइट। तो जब हड्डियां कमजोर होंगी तभी वो खोखली हो सकती हैं। तो इसके लिए हमें विटामिन्स, मिनरल्स, जिंक वगैरह ये सारे लेने चाहिए अपने भोजन में। जी। विटामिन डी के बिना कैल्शियम का डिपोजिशन या कैल्शियम स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में शुरू से ही बताया है कि आतप सेवन यानी कि धूप का सेवन करना चाहिए। जैसे हम नेचर से अलग हटते चले जा रहे हैं, धूप का सेवन नहीं करते, तो कैल्शियम भी हमारे बॉडी में अच्छी तरह से पूरी तरह से नहीं होता, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। बिल्कुल, तो शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से होती है ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या। ऐसे में समाधान जानने की बेहद ज़रूरत है, एक प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, अगर हम सिम्टम्स की बात करें, अगर हम लक्षण की बात करें, तो वो शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिन्हें देखकर इंसान को ये भांप लेना चाहिए कि शायद ये ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत हो? हाँ, जैसे कि हम चल रहे हैं, हमारा स्टेमिना कम होता जा रहा है, हड्डियां दर्द करने लगती हैं, बार बार मन करता है कि कोई हमारा शरीर दबा दे, या चलने में थोड़ा सा भी जर्क लग जाए, फ्रैक्चर होना शुरू हो जाए, या कभी भी सांस फूलना शुरू हो जाए और पैर पकड़ के बैठ जाएं, हड्डियां दर्द करें, नींद भी इसमें डिस्टर्ब सी हो जाती है, क्योंकि जब दर्द होते हैं तो नींद नहीं आती, थोड़ी थोड़ी देर बाद में झपकी से आनी शुरू हो जाती हैं, आराम ढंग से नहीं मिल पाता, और किसी किसी को तो पेन बहुत भयंकर भी होता है। तो इन सब से बचना चाहिए। पेन बोन्स में बहुत ज़्यादा होता है। हाँ जी। वो कौन सा ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पर ज़्यादा पेन होता है? देखिए, ये लॉन्ग बोन्स में भी हो सकता है और ये विदाउट सिम्टम भी हो सकता है। वैसे रिस्ट में, जॉइंट्स में, बैक में, कहीं भी ये हो सकता है। ऐसी कंडीशन में मैं ये बताऊंगा, जिनको थोड़ा सा भी शक है कि हमारे यहाँ कमी हो सकती है, तो उनको बोन मिनरल्स डेंसिटी बीएमडी जिसको बोलते हैं, उसको चेक करा लेना चाहिए, और इससे निजात पाया जा सकता है खाने पीने के चेंज से ही। बिल्कुल। इससे पहले कि आप टेस्ट कराने जाते हैं, जो अभी सिम्टम्स यहाँ पर डॉक्टर अनुरोध ने बताए वो बहुत अहम सिम्टम्स हैं कि अगर आपको रिस्ट में पेन होता है, कहीं जॉइंट में अगर आपको पेन होता है, अगर आपको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो ये यहाँ पर हो सकता है कि ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत हो। कमर दर्द की अगर हम बात करते हैं तो इसकी और भी कई वजहें होती हैं। अगर हम पर्टिकुलरली ऑस्टियोपोरोसिस के पेन की बात करें तो क्या कुछ डिफरेंस होता है डॉक्टर? हाँ, देखिएगा, ऐसा है कि अगर हम ओवर वर्क करने की वजह से दर्द हो रहा है, तब तो हम समझेंगे कि भाई हमने ज़्यादा थकान करी है अपनी हड्डी को और अपनी बोन्स को, इसलिए हो रहा है। लेकिन थोड़े से काम से भी थक जाना, चलने में थक जाना, इसका मतलब यह है कि हमारी हड्डियां मेरा कमजोर इशारा हैं। इसी तरफ था कि अगर हम ज़्यादा काम नहीं करते, ज़्यादा थकते नहीं हैं, उसके बाद भी अगर कमर में दर्द होता है तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत हो सकती है। सुनील जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सुनील जी, कहें। हाँ जी, मैं
किडनी में पत्थर हो गया है और चलने और आने जाने में थक जाती है, ज्यादा दर्द उठ जाता है। जी, किडनी में स्टोन्स हो गए हैं आपको? हाँ जी। किडनी में स्टोन्स हो गए हैं आपको? यस सर। और कब से है ये शिकायत, कब पता चला आपको? सर मेरे को साल भर पहले पता लगा, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पता लगा। अच्छा, साइज आपको मालूम है किस साइज के हैं पत्थर? सर लमसम 1 इंच से एकदम बहुत थोड़ा कम है, बहुत से कम है। मतलब छोटे, एग्जैक्टली साइज इनको नहीं ये मालूम है। 1 इंच कह रहे हैं तो 1 इंच नहीं होगा, बल्कि वो सेंटीमीटर्स में नापा जाता है। और दूसरा, हाँ जी, हाँ, और दूसरा मैं ये क्लियर कर दूं कि हमारी किडनी के भी 3 पार्ट्स हैं, अपर, मिडिल और लोअर कैलिक्स। अगर मिडिल कैलिक्स में है तो बड़ा जो स्टोन है वो भी बहुत जल्दी पास हो सकता है। सुनील जी, आप हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं? लगता है कि हमारे साथ मौजूद नहीं है जी। तो उसमें अगर अपर कैलिक्स में है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, लेकिन लोअर कैलिक्स का बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो इनका पूरा डायग्नोज होना चाहिए और इसके साथ साथ किडनी फंक्शन भी इनको टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर पड़े रहें और वो नेफ्रो के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कभी कभी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से गुर्दे में क्रॉनिक रीनल फेलियर तक हो जाते हैं। तो ये बचाया करें, यहाँ बेहद जरूरत है। लेकिन सुनील जी ने हमें कॉल किया है, तो मैं दवाई जरूर बताऊंगा। बिना नुस्खे के इनको हम मायूस नहीं करेंगे डॉक्टर साहब जी। बिल्कुल, इसमें इनको वर्णादि क्वाथ के 4 चम्मच सुबह 4 शाम ये अगर ले लें तो इनका पथरी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। और एक आती है हुजरूल यहूद भस्म जी, हुजरूल यहूद भस्म 10 ग्राम, इसमें यवक्षार 20 ग्राम मिला लें और मिक्स करके ये ले लें दोनों को 1-1 चम्मच सुबह शाम जी। तो इनका जो है धीरे धीरे 1 गिलास पानी में घोल के लेंगे तो 15-20 दिन के अंदर वो पथरी घुल घुल के निकलनी शुरू हो जाएंगी। पालक और टमाटर से ये बचें। पालक तो यहाँ पर एक हेल्दी डाइट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बलजीत जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं जी, कहें। हेलो, नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। हाँ जी, ऐसा है मुझे ना ऑस्टियोपेनिया है, पीछे मैंने टेस्ट कराया। हाँ जी। वो विटामिन डी तो मैं ले रही हूँ जी, तो बी कॉम्प्लेक्स भी ले रही हूँ, लेकिन मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं लग रहा। और दूसरा ये कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मुझे रहता है, जिस वजह से मेरे पेट में अफारा भी बहुत रहता है। ठीक है, बिल्कुल। तो क्या ये दोनों प्रॉब्लम्स लिंक्ड भी हो सकती हैं डॉक्टर साहब? नहीं, इंडाइजेशन की वजह से इनका जो एब्जॉर्प्शन है कैल्शियम का वो कम हो सकता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छी, जिसको तवाशीर या वंशलोचन बोलते हैं जी, वंशलोचन या तवासीर, ये 5 ग्राम की मात्रा में यानी कि 1-1 चम्मच सुबह शाम चबा लें, तब इनको ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगी हड्डियों की। और दूसरा कुक्कुटांड त्वक भस्म, कुक्कुटांड त्वक भस्म 1 ग्राम रोज शहद के साथ मिला के लेंगे तो इनमें आराम आएगा। और जहां तक इन्होंने पेट का बताया तो एक टैबलेट है संजीवनी वटी जी, संजीवनी वटी 2 गोली सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम लेंगे, तब इनको इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम से काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। और अगर ये अपने घर पे मट्ठा या छाछ बना सकते हैं तो इनके लिए ईसब बेल जी, ईसब बेल 1 चम्मच सुबह 1 शाम, सुबह को मट्ठे से शाम को पानी से लें। और अमीबी का टैबलेट 2 सुबह 2 शाम लेंगे तो बाउल सिंड्रोम भी इनका ठीक हो जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस पर हम आपसे और जानेंगे और नुस्खे आपसे निकलवाएंगे, लेकिन फिलहाल मेंस में रुकेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, चलते रहिए प्रज्ञा के साथ। डॉक्टर साहब ब्रेक से लौटे, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जी। आशीष जी, कहें। हाँ, ये मुझे पूछना है कि मेरी वाइफ को आज मैं दिखाने के लिए ले गया था डॉक्टर के पास जी। हेलो जी जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। हाँ, तो उनको ये कहा गया कि गठिया का फर्स्ट स्टेज है और ये ऑस्टियोपोरोसिस से गठिया का क्या डिफरेंस है, अगर डिफरेंस है तो क्या है। और मुझे ये पूछना था कि उसके हाथ की हड्डी हल्की सी सूज गई कलाई के पास जी, और पीछे पीठ में काफी दर्द रहता है नीचे रीढ़ की हड्डी में। और वो अभी 10 महीने की बेबी है हमारी, उसके बाद से ही, प्रेगनेंसी के बाद से ही ये कॉम्प्लिकेशन शुरू हुआ, पहले ये ऐसा कुछ भी नहीं था। जी बिल्कुल आशीष जी, आप बिल्कुल परेशान हो। डॉक्टर साहब से यहाँ पर जानते हैं कि इनकी जो इतनी ज़्यादा उलझन है, इसको
किस तरह से सुलझाएंगे आप? देखिएगा, सबसे पहले ये है कि ये जो इनको बीमारी हुई है वो इंडाइजेशन से शुरू हुई है। जैसे बच्चा पैदा हुआ है तो बच्चे पैदा के बाद में जो हम आयुर्वेदिक में दवाइयाँ वगैरह देते हैं या खाने के लिए जो दिए जाते हैं, आजकल की मॉडर्न साइंस में या मॉडर्न लाइफ स्टाइल में उसको नहीं लेते, उसकी वजह से होता है। हाँ हाँ। इनके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है जब गठिया शुरू होती है। जी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अपनी ये डाइजेशन पावर को ठीक करें, यानी कि खाना थोड़ा थोड़ा खाएं, बार बार खाएं, थोड़ा थोड़ा खाना, मतलब छोटे छोटे मील्स हों, 4-5 बार, 4-5 बार हों, और पेट साफ रखें, वातवर्धक आहार ना लें जी। तब इनको आराम मिलेगा। और केशोर गुग्गुल 2 गोली सुबह 2 शाम ये लेंगे तो इनका यूरिक एसिड धीरे धीरे कम हो जाएगा और गठिया की शिकायत धीरे कम होगी। कैल्शियम के लिए मैंने अभी बताया था तवाशीर या वंशलोचन जी, ये 5 ग्राम यानी कि 1 चम्मच सुबह 1 शाम ले सकते हैं, या कुक्कुटांड त्वक भस्म 1 चम्मच सुबह 1 शाम ये ले लें, तब इनको शहद में मिला के ले लें तो आराम मिलेगा। जहां कमर में इनके दर्द ज्यादा है वहां इनको महामाश तेल और महाविष गर्भ तेल दोनों को मिला के मलने से आराम मिलेगा। और सर्दियों के टाइम में धूप का सेवन इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ये करें। और वातवर्धक आहार ना लें, आपने इतने सारे नुस्खे यहाँ पर बता दिए, आराम तो मिलेगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये समस्या जो है वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। और आशीष जी, आपकी वाइफ को भी अपने अंदर से ये विश्वास करना होगा कि जो ये नुस्खे हैं, ये दवाएं हैं, उनको असर करेंगी। यकीन मानिए, दवा भी तभी असर करती है जब उसमें विश्वास होता है। तो विश्वास के साथ आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। और आपकी समस्या, आपकी जो वाइफ की जो प्रॉब्लम है, हम आशा करते हैं बहुत जल्द दूर हो जाएगी। किशन लाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी किशन जी, कहें। नमस्कार जी। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हो जी। जी, वो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम थी जी। ये मुझे ना बिल्कुल 1.5 साल पहले, 1.5 साल से ज्यादा हो गया जी, मेरे ना खांसी जुकाम हुआ था और मैंने लोकल डॉक्टरों से दवाई ली, उससे मेरा रेशा बन गया और वो फेफड़ों में चला गया जी। और फेफड़ों में जाने से जो अस्पताल गया तो उन्होंने कहा जी ये ना आपके फेफड़े सीलिंग हो गए। फेफड़े क्या हो गए? सीलिंग हो गए, मतलब वो सुगड़ गए थोड़े से। तो आपकी एज जान सकते हैं किशन जी? हाँ जी, मेरी 64-65 के आसपास होगी जी। और उन्होंने मुझे फिर एंटीबायोटिक दवाई दी। पहले तो मैं चल फिर लिया करता था, कुछ सांस भी नहीं थी, लेकिन बाद में ना एंटीबायोटिक दवाइयों से मेरी ना सांस फूलने लगी और चलने में बड़ी दिक्कत हुई। बिल्कुल किशन लाल जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, डॉक्टर साहब से हम जानते हैं कि ऐसे में क्या कर सकते हैं। देखिएगा, एक बहुत ही अच्छी, सरल, सुविधाजनक दवाई का नाम है कफ कर्तरी रस। कफ कर्तरी रस, इसका मतलब ही है कि कफ को कर्तरी कहते हैं, कैंची, कैंची की तरह काट के कफ को, बलगम को बाहर निकालना। तो ये 1 ग्राम रोज सुबह शाम शहद में मिला के ले लें, या पान में रख के अगर अंदर लें, मीठे पान में जिसमें सभी चीज हो, तो सुबह दोपहर शाम लेंगे तो सारा बलगम इनका बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और मैं ये बताना चाहूंगा इनको कि एक फॉर्मूला नोट कर लें। श्रृंग भस्म 10 ग्राम, टंकण भस्म 15 ग्राम, सितोपलादी चूर्ण 100 ग्राम, इन सबको मिक्स करके 1 चम्मच सुबह 1 शाम गर्म पानी के साथ सेवन करेंगे, तब इनका धीरे धीरे करके ये आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर बहुत ही ज़्यादा कमजोरी आ गई है फेफड़े के अंदर और सिकुड़ गए जैसे इन्होंने बताए हैं, इसके लिए एक आती है कुमार कल्याण रस, 1 गोली सुबह 1 शाम लें, तब इनको बहुत ही जल्दी आराम मिल जाएगा। और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जरूर करेंगे। आपने जो चीजें बताई हैं उनको जरूर पालन करेंगे, आराम भी मिल जाएगा। और हम यही आशा करते हैं कि इनकी समस्या जल्द से जल्द यहाँ पर दूर हो जाए। साधना जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी साधना जी, कहें। लगता है कि हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। हमारे साथ शांति जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी शांति जी, कहें। मेरे 2 क्वेश्चन हैं सर। जी जी, पूछिए, दोनों सवाल पूछिए। हाँ, एक तो मेरी गर्दन से लेकर पीछे तक दर्द होता है। एज मेरी 59 है। इतना दर्द होता है कि मेरा मन करता है रोने को भी करता है, इतना दर्द होता है। दोनों पीछे हाथ करके दबाती रहती हूँ जी। आज फैक्टर चेक करवाया, कुछ भी नहीं निकला। तो दूसरा, मेरा बेटा 27 ईयर्स का है, ये राइट साइड पे हमेशा पेट पे ऐसे साइड में हाथ मारता रहता है, यूरिन की जगह भी हाथ लगाता रहता है सारा दिन। पेट भी उसका बड़ा हुआ है, बाहर का भी खाता है, घर का भी, उसका खाना भी, डाइट बहुत खाता रहता है जी। उसको कहती हूँ चेकिंग करवाओ, चेकिंग नहीं करवाता, बड़ा कंफ्यूज हो जाता है मेरे को, इसलिए इसकी टेंशन रहती है। बताइए उसके लिए क्या करूँ? साइड में अगर दर्द होता है तो क्या किडनी का, कभी इसके पैर भी सूजे होते हैं, कभी हाथ भी दर्द कहता है, कभी क्या कहता है। बिल्कुल शांति जी, हम दोनों ही सवालों के जवाब आपको जरूर देंगे, लेकिन आप बहुत ज्यादा टेंशन में लग रही हैं। आप हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं?
डॉक्टर साहब संपर्क हमारा नहीं बन पा रहा है, हम इनको दोनों सवालों के जवाब देंगे, इनको सोल्यूशन जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल मेंस में रुकेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए प्रज्ञा के साथ। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले शांति जी हमारे साथ जुड़ी थी, 2 सवाल उन्होंने पूछे, एक उनकी अपनी प्रॉब्लम थी, एक उनके बेटे की प्रॉब्लम थी। जी हाँ। दोनों में सॉल्यूशंस क्या रहेंगे? हाँ, देखिएगा, सबसे पहले मैं उनकी मदर के लिए बता रहा हूँ कि ये हार्ड बेड पे सोएं, तकिया ना लगाएं और गर्दन की व्यायाम जरूर करें, जिसमें गर्दन को लेफ्ट टू राइट मूव करना है और कभी भी आगे की तरफ ना झुकाएं और उसको रोटेट ना करें जी। दूसरा, अगर ये कंप्यूटर वगैरह का काम करते हैं तो बिल्कुल सामने से देखें, नीचे ज़्यादातर झुकाएं ना। कंप्यूटर वगैरह या टीवी वगैरह देखने में पोस्चर का विशेष ध्यान रखें। राइट। पूरी रीढ़ की हड्डी पर ये या तो महामाश तेल या महाविष गर्भ तेल या कोई भी ऐसा तेल जो आयुर्वेदिक है, चाहे किसी भी तरह का तेल मल के और थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी को दबाएं तो धीरे धीरे करके आराम मिलेगा। कैल्शियम कंटेंट्स इनको पूरे लेने पड़ेंगे। कैल्शियम के लिए मैं सबसे सरल बता रहा हूँ, तवाशीर 1-1 चम्मच सुबह शाम ले लें, या कुकुटांड त्वक भस्म 1 ग्राम की मात्रा में शहद में मिला के ले लें, तब धीरे धीरे कैल्शियम का आराम मिलेगा। बेटे की जो प्रॉब्लम है, बेटे की जो प्रॉब्लम है उसके लिए जैसे इन्होंने बताया पेट आगे निकला हुआ है, बढ़ा हुआ है, तो ये लिवर फंक्शन टेस्ट कराएं। राइट साइड में जो पेट है ना, राइट साइड में पेन होता है उनको, और जो यूरिन की जगह जो वो बता रही थी कि वहां पर बार बार हाथ मारते रहते, तो हो सकता है वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम। हाँ, हो सकता है इनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो या रीनल स्टोन हो, तब इसके लिए अल्ट्रासाउंड करा के देख लें। और फिर भी अगर जल्दी है या कुछ है, नहीं करवा पा रहे, तो चंद्र प्रभावटी 2 गोली सुबह 2 शाम अगर ये पानी के साथ लेंगे तो इसमें आराम मिलेगा। और चंदनासव 4 चम्मच सुबह 4 शाम लेंगे तो इनके पेशाब में हाथ मारने की शिकायत और ये सारी छूट जाएगी और हाइजीनिक कंडीशन का ध्यान रखें, वो दूर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, कुछ और लोगों की समस्याएं भी दूर करनी है। हमारे पास एक SMS आया है, इनका कहना है कि इनको रीढ़ में अर्थराइटिस है। रोहित जी हैं, इनकी एज 40 साल है, इसके सॉल्यूशंस जानना चाहते हैं। देखिएगा, रीढ़ की हड्डी का मतलब है कि पोस्चर इनका ठीक नहीं रहता, पढ़ने में, लेटने में या कहीं भी। ये कभी भी अपने घुटनों को पेट की तरफ मोड़ के ना सोएं, स्ट्रेट रहें। ड्राइविंग अगर करते हैं तो ड्राइविंग में भी स्ट्रेट रहना चाहिए, पैर लंबे कर लें, हमारी छाती या कमर सीधा रखें। दूसरा, कैल्शियम कंटेंट्स, मिनरल्स, विटामिन पूरी मात्रा में लें। और इनको महायोगराज गुग्गुल 2 गोली सुबह 2 शाम चबा चबा के गर्म दूध के साथ ले लें तो इनको धीरे धीरे करके आराम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन रीढ़ की हड्डी को बैंड वगैरह ज़्यादा ना करें। बिल्कुल। एक और SMS आया है, इनका कहना है कि इनके बेटे को ब्रोंकियल एस्थमा है और सुबह में छींकें भी बहुत आती हैं, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, क्या कर सकते हैं? एज लिखी है इसमें क्या? इनकी एज 27। हाँ जी, तो 27 में मैं इनको ये बताना चाहूँगा कि छींके आना, इसका मतलब नाक के अंदर हो सकता है कहीं नेजल पॉलिप वगैरह ना हो या इओसिनोफिल्स बढ़े हुए हों, तब भी ऐसी कंडीशन हो सकती है। लेकिन इनके लिए सबसे अच्छा एक मैं फार्मूला बताए दे रहा हूँ। श्रृंग भस्म 10 ग्राम, कफ कर्तरी रस 10 ग्राम, शुद्ध टंकण भस्म 15 ग्राम, इन सबको मिक्स करें और साथ में 100 ग्राम सितोपलादी चूर्ण मिला लें। 1 चम्मच सुबह 1 शाम गर्म पानी से या शहद से ये सेवन करेंगे तो इनको धीरे धीरे करके आराम मिलना शुरू हो जाएगा। पेट इनका साफ रहना चाहिए और कनकासव 4 चम्मच सुबह 4 शाम खाना खाने के बाद पानी के साथ लें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। दही, चावल, उड़द की दाल, गोभी वगैरह से ये बचें। कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम वगैरह ना खाएं तो इनको निश्चित आराम। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और SMS आया है, इनको किडनी में स्टोन्स हैं और सॉल्यूशंस जानना चाहते हैं। देखिएगा, किडनी के स्टोन्स के लिए सबसे अच्छा ये है कि हम एक तो कोई ऐसी चीज़ जो किडनी की स्टोन को बढ़ाती हैं, जैसे पालक है, ये नहीं लेना चाहिए, टमाटर नहीं लेना चाहिए। और वर्णादि क्वाथ बना बनाया भी मिलता है या जड़ी बूटियां मिल के भी वर्णादि क्वाथ के नाम से मिल जाती हैं। 1 मुट्ठी लेके 1 गिलास पानी में उबालें, चौथाई रहने पे छान के सुबह और शाम पिएं। साथ में इनको चाहिए कि एक है हुजरूल यहूद भस्म 10 ग्राम और 10 ग्राम इसमें यवक्षार मिला लें। दोनों को मिक्स करके 20 पुड़िया मिला लें और 1 पुड़िया रोज सुबह शाम 1 गिलास पानी में घोल के पिएंगे तो धीरे धीरे करके इनका पथरी भी निकल जाएगी। और बचाव रखें, पानी ज्यादा पिएं। बिल्कुल। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की मेरे ख्याल से हर प्रॉब्लम, हर बीमारी में जरूरत होती है हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन किया जाए। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, हमेशा की तरह आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और साथ ही हम आपसे कहना चाहेंगे कि
जब हम अपने करीबी लोगों से बात करते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करते हैं या फिर अपने मम्मी पापा से बात करते हैं, तो एक अलग तरीके की बात होती है, एक अलग तरीके का रिश्ता होता है। उनसे हम अपने दिल की हर बात शेयर करते हैं और उनकी भी हर बात जानते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ किसी पार्टी या फिर किसी फंक्शन में जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ये पूछ लेते हैं कि आप कैसे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ गए तो आपके घर वाले कैसे हैं, या फिर और ज़्यादा आगे बढ़ गए तो जॉब कैसी चल रही है। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे हम दूर से ही हाय हेलो कर लेते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ऊपर वाला क्रिएटर जो है वो हमसे वैसे ही प्यार करे जैसे कि हमारे माँ बाप हमसे प्यार करते हैं, क्रिएटर से हम यहाँ पर जो हमारा मतलब है वो भगवान, अल्लाह, खुदा, जिस नाम से भी आप उसे पुकार लें, अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे वैसे ही प्यार करे जैसे कि आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं, तो आपको भी थोड़े से एफर्ट्स करने होंगे। आपको उससे एक अलग तरीके का रिश्ता कायम करना होगा, एक कनेक्टिविटी बनानी होगी, रोज़ उसको याद करना होगा, दिल में ये विश्वास रखना होगा कि प्रॉब्लम चाहे कितनी ही बड़ी हो वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेगा। और जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस की एक बहुत बड़ी वजह होती है इमोशनल सपोर्ट की कमी, तो जब ऊपर वाले की सपोर्ट आपको मिल गई तो सपोर्ट की कमी भी नहीं बची और ऑस्टियोपोरोसिस भी नहीं बची, है ना। एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट, लेकिन सोचिएगा इस बारे में।